नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, मतलब आलोचना करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, बहुत शेल्टर देना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। ऐसी तमाम बातें कहते हुए आपको बहुत सारे राजनेता मिल जाएंगे, मगर हकीकत में होता उल्टा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो आप बहुत नाराज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में कल जो गुंडागर्दी हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के वो नेता बहुत दुखी हैं जो बचपन से बीजेपी का झंडा उठा के कूद पड़े थे मैदान में कि पूरा जीवन भाजपा के लिए कुर्बान कर देना है। ऐसी एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह, जो मौजूदा समय में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। मगर उनका कहना है कि जिस तरह पुराने दौर में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, कुछ वैसे ही नज़ारा उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुआ, जिससे वो बहुत आहत हैं। उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी बात की है, मैं आपको सुनवा रहा हूं और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस नेता को पार्टी से निकालने की जगह इसकी बातों को सुने। सोचें कि ये वो व्यक्ति है जिसने पूरा जीवन बीजेपी के लिए कुर्बान किया है, तो आखिर क्या वजह है कि इतना वरिष्ठ नेता भी दर्द महसूस कर रहा है कि पार्टी वो नहीं रही जो पार्टी हुआ करती थी। सुनिए आप राम इकबाल सिंह की बातचीत। सर्वप्रथम तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा जो ग्राम स्वराज, जो गांधी जी की कल्पना थी, ग्राम स्वराज के इलेक्शन खत्म हो गए। शायद महात्मा गांधी अपनी आंखों से देखे होते इस इलेक्शन को, तो इस इलेक्शन को हमेशा के लिए समाप्त कर देने के लिए जिद कर दिए रहते। जैसे चौरी चौरा आंदोलन के बाद हिंसा हो गई तो उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया देश में। आज राजनीतिक दलों का नैतिक पतन हो चुका है और लोकतंत्र को ताकत देने को सोचना चाहिए। अब कैसा लोकतंत्र बचा है जब जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, जब डीएम एसपी वोट छीन रहे हैं, इन गुलामों के बारे में क्या कहा जाए। पहले लगता था कि डीएम एसपी कोई चेयर है, जनता को न्याय देने के लिए जिले में सबसे बड़ी ओहदे हैं ये, लेकिन जब यही गुंडा बदमाश की तरह से जब वोट छीन रहे हैं और वोट कैप्चर कर रहे हैं, वोट छिपा रहे हैं। क्या हुआ बलिया में 6 वोट फर्जी पकड़े गए और फर्जी वोट पुलिस कस्टडी में भेज दिए गए कोतवाली में, और 6 वोट कोतवाली से छोड़ दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी दूसरे का वोट देना अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं? और किन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाई थी, सर्टिफिकेट, उन फ्रॉडों का नाम जांच करके जनता के सामने ले आना जिला प्रशासन का दायित्व है। लेकिन इस जिला प्रशासन से क्या उम्मीद की जा सकती है जो खुद ही अपराधियों को छोड़ दिया। 1000 अपराधी छोड़े जा सकते हैं, लेकिन एक जेन्युइन आदमी दंडित नहीं किया जा सकता है। आज क्या हुआ, जेन्युइन आदमी का ही वोट लूटा गया और अपराधी लूट करके मस्त थे। हम अपने जिले पर ही केंद्रित करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का हम लोग दावा करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग मुख्यमंत्री का नाम भुना करके एक 420 के उस मुलजिम के घर का चक्कर लगाए लोग, जिस पर 420, 409, 467, 468 के मुकदमे CID द्वारा प्रूफ जमा है, चार्जशीट जो काली सूची में डाला गया इस प्रदेश के निर्माण कार्यों की धांधली में। और तो और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर माननीय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र भी वहां उपस्थित मिले। मुझे निजी कष्ट हुआ कि जो महापुरुष 1 मिनट में राजीव गांधी की अपील को खारिज करते हुए पार्लियामेंट से रिजाइन करने चले गए, लोकसभा भंग कर दिया, वो हाँ करते रह गए। कहा कि नहीं, समय निकल गया। हल्का सा आरोप मुखबिरी का लगाया था कांग्रेस ने,
हमें नहीं समझ में आता था। हम लोगों ने सीखा है चंद्रशेखर जी से। मेरी जिंदगी में 50% राजनीतिक ट्रेनिंग बिना उस पार्टी में लिए मैं अध्ययन करके और उनके आचरण को देखकर पाया हूँ। इमरजेंसी लगाई तो वो चंद्रशेखर पहले आदमी थे कि सुप्रीम कोर्ट में, उनके हाई कोर्ट में जगमोहन जी के फैसले के बाद कहा मैडम रिजाइन कर दीजिए, नया प्राइम मिनिस्टर हम लोग बना लेते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ हो जाए तो फिर शपथ ले लीजिएगा। उन्होंने इमरजेंसी ऐलान कर दिया देश में और सारी नेताओं को जेल में डाल दिया। सत्ता में रह करके प्रधानमंत्री को सही राय देने की सजा भुगतने के लिए तैयार थे। उन्हीं का लड़का है जो चंद्रशेखर यंगस्टर्स मिल करके माइंस का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराए, जहां शोषण रातों दिन होता था लाखों लोगों का उद्योगपतियों के द्वारा। आवाज लगा करके राष्ट्रीयकरण करा दिए लोग। हमें बहुत निजी दुख हुआ कि नीरज जी को उस जगह पर जाकर के, जो विवादित जगह है, जो संदिग्ध जगह है, और दावतों के दौर में शामिल नहीं होना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, इस जिले के और पूर्वांचल का हर सभ्य आदमी दुखी है और वो किंकर्तव्य विमूढ़ है। मैं जानना चाहता हूं, वो सम्मान के लिए सपा छोड़कर भाजपा में आए, लेकिन हम नहीं जानते। हम पढ़ते थे अखबारों में कि झोपड़ी पर ही सपा पूरी बैठती थी और उन्हीं के यहाँ, नीरज जी के यहाँ फैसला होते थे। आज नीरज जी दूसरे की हवेली में जाकर फैसला किए, जो मरमाहत किया। उनसे बड़ी उम्मीदें थी, उनसे इस ढंग के आचरण के चंद्रशेखर जी के लड़के से उम्मीद नहीं थी। मुझे निजी कष्ट है और लोगों से भी जब मैं आइडिया लिया तो लोगों ने बताया कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग की अच्छी नहीं लगी। ये जिले में एक मरमाहत हैं लोग इस घटना से। जब ताकत है तो ताकत का उपयोग इसमें होना चाहिए था। कहीं भी चुनाव भयमुक्त होकर के जनता वोट करे, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चयन हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन हो, कोई होगा हमारे प्रदेश का ही नागरिक होगा, भारत का ही नागरिक होगा। संविधान में भयमुक्त वोट कराने की जिम्मेदारी चिन्हित है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हुआ है। क्या हो जाएगा, ऐसे पदों पर कोई चला जाएगा तो देश ताकतवर होगा। लेकिन हमारे किशोर, हमारे युवा क्या सीखें राजनीतिक दलों से? वोट लूटो, वोट कब्जा करो। सबसे काबिल वही दलाल है जो वोट खरीदवा रहा है। वो अपने को नेता भी कहते हैं। ये नेता का आचरण है वोट खरीदना? नहीं, नेता का आचरण है, राजनीतिक दलों का आचरण होना चाहिए कि जनता भयमुक्त होकर अपना वोट करे। गाय भैंस की तरह से वोट खरीदना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र पर कलंक है, माथे पर कालिक पोतना है। यह इस देश को चलाने वाले, जो इस देश को ले आए अंग्रेजों से लड़ करके, उनका अपमान है। और इस रास्ते पर अगर यदि समाज नहीं सुधरा, यह समाज नहीं चेता, तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि भारत में लोकतंत्र भविष्य में नहीं बचेगा। जो राजनेता उम्मीदवारों की बात करते हैं, जनता से मन से कुछ बोलेंगे और व्यवहार में जाति ढूंढते हैं और पैसा वाले को ढूंढते हैं, चाहे किसी पार्टी से हायर करके ले आए, उनको एक पद चाहिए। राजनीतिक दल अपना मूल अस्तित्व खो चुके हैं। नंबर 2 के लोगों को आगे करके काले धन के बदौलत चुनाव जीत करके और सेखी बघार रहे हैं। शर्म भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब राजनीति में कार्यकर्ता नहीं वो पैदा होंगे जो बेसिक मूल्यों के लिए, जो लोकतंत्र के लिए, जो देश की एकता और अखंडता के लिए आते थे। उनकी सोच को क्या होगा? अब तो जो नए नए वर्कर्स बनते हैं देश में, उनका कहना बहुत कठिन है। वो तो न महापुरुषों को अध्ययन करते हैं, न दुनिया और देश के संविधान को ही जानते हैं। उनको झोला पकड़ा देते हैं लोग, क्योंकि उसका यूज करना है। उसके शुभचिंतक नहीं है लोग। कोई भी स्टेट अगर शुभचिंतक रहती तो पहले छात्रों के पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देती, जो कि दोनों फीसदी है।
एक्सप्रेसवे और हाईवे पर मल्टीनेशनल कंपनियों की गाड़ी चलेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन दिलवा रही हैं। एक्सप्रेसवे बनाओ ताकि दुनिया के विकसित राष्ट्र आकर के हम भारत में गाड़ी खरीद बेचें, फैक्ट्री लगावें, क्योंकि यहां तो अभी 10% आदमी भी गाड़ी पर नहीं चल। जैसे जैसे इसमें सुधार होना चाहिए बुनियादी, और गिरावट आती जा रही है। नैतिक रूप से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पहले भ्रष्टाचार ऊपर कुछ लोग करते थे, अब वो देखा देखी भ्रष्टाचार नीचे तक आ गया, नीचे तक आ गया, क्योंकि जनता देख रही है इन भ्रष्टाचारियों को, इसलिए चुनाव में वो भी लेने के लिए आमादा है। तो जो पिता और पुत्र का रिश्ता होना चाहिए, जो माँ और बेटे का रिश्ता होना चाहिए, जनप्रतिनिधि और जनता का, वह अपवित्र रिश्ता भ्रष्टाचारियों और व्यभिचारियों का हो चुका है। अगर इससे नहीं निकल, कुत्सित प्रयास है कि अपने लोगों को बैठाएंगे, ये सही नहीं है। यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, यह 73वां संविधान संशोधन का अपमान है, और लोकतंत्र और जो स्वराज और ग्राम पंचायत है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है। अगर यही भ्रष्टाचार होने लगा तो ऊपर का भ्रष्टाचार कौन रोक सकता है? जब पब्लिक करप्ट हो गई तो क्रांति से ही बदलाव होगा कभी, और आने वाले 20-25 साल में पक्का है कि इस देश में हथियार बंद क्रांति होगी। इसको नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जनता को कहने जो उपदेश देने जो कुछ नेता नहीं रह गए हैं, और नहीं जनता अब नेताओं से कहने जो कुछ रह गई है। जो जिसको जहां पा रहा है वहीं लूट ले रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है कि जनता का नैतिक मूल्य बना रहे, देश के बहन बेटियों का नैतिक मूल्य बना रहे, देश के छात्रों का नैतिक मूल्य बना रहे, देश के मरीजों को दवा दारू मिलता रहे। ये दायित्व है। ये दायित्व नहीं कि वोट लूट लें, ये दायित्व नहीं कि गली गली में शराब की दुकान खोल दें। ये नहीं है। यह पब्लिक को गुमराह करने का, नई पीढ़ी को करप्ट करने का हथियार है, नई पीढ़ी को समाप्त करने की योजना है। इतना नुकसान तो अंग्रेजों के भी समय नहीं हुआ था। उनके भी जमाने में न्यायपालिका अव्वल थी, पुलिस प्रशासन अव्वल था, कंस्ट्रक्शन के काम में चोरी नहीं होता था। आज तो जो सरकारी अमला में बड़े बड़े अधिकारी हैं, बिना कमीशन के फाइल नहीं खींच सकती है एक टेबुल, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन जकड़ चुका है। रिश्वतखोरी का बोलबाला है। बिना पैसा का थाना में घुसना कठिन है, और बिना रुपया का तहसील में जाना मुश्किल है, और बिना रुपया का निर्माण इकाइयों के यहाँ जाना कठिन है।